ओके, अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे PRC 5 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। ये जो कोर्स है आईकैप की तरफ से, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, इसका जो पर्पस है वो ये है कि जो बिजनेस है और बिजनेस से रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, उन सब का आपको बेसिक आइडिया हो जाए। यहाँ पे आपसे ये रिक्वायर नहीं किया जा रहा कि वंस यू आर डन विद दिस कोर्स तो आप बिजनेस में मास्टर्स कर लें या बिजनेस में स्पेशलाइज कर लें या आप फौरन से एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट कर दें। ऐसा आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। इस कोर्स को कंप्लीट कर लेने के बाद आपको सफिशिएंट आइडिया हो जाएगा कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं, एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से किस तरीके से डिस्टिंग्विश किया जा रहा होता है, और बिजनेस में जितने भी स्पेसिफिक टर्म्स होती हैं, बिजनेस में जितने भी स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, उसका आपको आइडिया हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं बात करूंगा बिजनेस की। ये जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस, इससे बहुत सारे लोग फेमिलियर होते हैं और बहुत सारे लोग फेमिलियर होकर भी अनजान होते हैं कि बिजनेस क्या है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में छोटा बड़ा बिजनेस किया होता है, या किसी बिजनेस में जॉब की होती है, या उनको अपने पेरेंट्स के बिजनेस के बारे में पता होता है, या अपने एल्डर सिबलिंग्स के बिजनेस के बारे में पता होता है। तो वो तो आके कहेंगे जी मुझे बिजनेस के बारे में काफी हद तक आइडिया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी एकेडमिक साइड पे ही फोकस किया होगा। उन्होंने प्राइमरी क्लास पढ़ी होगी, सेकेंडरी क्लासेस पढ़ी होगी, उन्होंने ओ लेवल ए लेवल किया होगा या मैट्रिक इंटर किया होगा और फौरन से सीए में आ गए होंगे। उनको बिजनेस के बारे में इतना पता नहीं होगा। तो चाहे आपने डायरेक्टली बिजनेस किया हो या बिजनेस नहीं किया हो, हर इंडिविजुअल ने बिजनेस प्रोसीजर्स परफॉर्म किए होते हैं कि आप डिफरेंट बिजनेसेस के पास जाते हो एज कस्टमर्स और आप उनसे कमोडिटीज या फिर प्रोडक्ट्स परचेज कर रहे होते हो। कि अगर घर में अम्मी ने बिरयानी बनानी है तो बिरयानी के चावल, बिरयानी का गोश्त, बिरयानी का मसाला, सब्जियां और इसके अलावा जो स्पेसिफिक दही, वो हम लोग ही लेकर आ रहे होते हैं। तो हमें पता होता है कि किस तरीके से परचेज करना है, किस क्वांटिटी में परचेज करना है, किस तरीके से नेगोशिएट करना है, किस तरीके से कंसिडरेशन जो है वो टू वे होती है कि एक हाथ से वो मुझे प्रोडक्ट देगा तो दूसरे हाथ से मैं उसे पैसे दे रहा हूँगा। तो यहाँ पे टू वे कंसिडरेशन होती है। और जो बिजनेसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि कोई चीज खरीदने के लिए, अक्वायर करने के लिए, बनाने के लिए कॉस्ट इनकर करते हैं, तो आपको वो चीज कॉस्ट में सेल नहीं कर देते बल्कि उस पे प्रॉफिट लगा के आपको सेल कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम शुरू से लेके अब तक बिजनेस के साथ कनेक्टेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बस हमें पता नहीं था। तो इस कोर्स को पढ़ लेने के बाद वो तमाम प्रोसीजर्स जो आप परफॉर्म कर रहे थे, उनके नाम आपको पता चल जाएंगे, उनके जार्गन्स आपको पता चल जाएंगे कि अगर मैं बिजनेस में एक्स वाई जी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं तो उस एक्स वाई जी एक्टिविटी का नाम ये है, या बिजनेस से रिलेटेड इन तमाम प्रोसीजर्स के बारे में मुझे पता था, इन तमाम प्रोसीजर्स के नाम ये हैं। तो आपको बिजनेस जार्गन्स का पता चल जाएगा, आपको बिजनेस प्रोसीजर्स का पता चल जाएगा, आपको बिजनेस फंक्शंस का पता चल जाएगा। सर बिजनेस फंक्शंस क्या होते हैं? बिजनेस फंक्शंस वो तमाम प्रोसीजर्स होते हैं जो कि बिजनेस के सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, लेकिन आपस में डिफरेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एक बिजनेस फंक्शन है मार्केटिंग, कि बिजनेस के अंदर जो भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, बिजनेस के अंदर जो भी सेल्स हो रही है, बिजनेस के अंदर जो भी पब्लिसिटी हो रही है, प्रमोशंस हो रही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो रही है, डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, या इसके अलावा जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है जिसमें फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, पोल साइंस या बिलबोर्ड्स लगा दिए जाते हैं, या जो टेलीविजन कमर्शियल बन रहे होते हैं, या जो स्पॉन्सर किया जा रहा होता है इवेंट को, ये तमाम काम मार्केटिंग के जुमरे में आ जाते हैं। और मैंने आपको बताया मार्केटिंग एक बिजनेस फंक्शन है, और ये जो तमाम एक्टिविटीज मैं परफॉर्म कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ। इसी बिजनेस फंक्शन से अलग एक बिजनेस फंक्शन है जिसका नाम है फाइनेंस।
कि बिजनेस के अंदर यहाँ पे अकाउंटिंग भी हो रही होती है, टैक्स भी पे किया जा रहा होता है, तो टैक्स की वर्किंग हो रही होती है, बिजनेस को ऑडिट कराया जा रहा होता है, तो ऑडिट के प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया जा रहा होता है, बिजनेस में बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा रहा होता है, या बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा होता है, पैसा जा रहा होता है, लोन लिया जाता है, या इसके अलावा जो है आप क्या करते हो, आगे जो है अमाउंट लेंड कर रहे होते हो ताकि आपको इंटरेस्ट मिले उस पे, या आप अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देते हो। तो ये जो तमाम एक्टिविटीज है ये फाइनेंस का फंक्शन या फाइनेंस डिपार्टमेंट परफॉर्म कर रहा होता है। ये तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है कि बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। मैंने आपसे कहा था कि जितने भी बिजनेस फंक्शंस होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, लेकिन एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से डिफरेंट होता है। तो मेरी एग्जांपल में जो मैंने आपको मार्केटिंग की एग्जांपल दी ना, वो एक बिजनेस फंक्शन था, और फाइनेंस की एग्जांपल दी ना, वो एक बिजनेस फंक्शन था। क्या मार्केटिंग और फाइनेंस एक जैसे हैं? द आंसर इज नो। तो आई होप आपको अब थोड़ा बहुत बिजनेस के बारे में, बिजनेस फंक्शंस के बारे में समझ आना शुरू हो गया होगा। ये तमाम चीजें हम कोई 100 दफा डिस्कस करेंगे जब इनके चैप्टर्स आएंगे। तो अभी जो भी मैंने आपसे डिस्कशन की उसे आप भूल जाएं, और अब स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। आपको 10 चैप्टर्स नजर आ रहे हैं। हम इन 10 चैप्टर्स को किस तरीके से स्टडी करेंगे? शुरू में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, नेचर ऑफ बिजनेस, ओनरशिप ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। इन 3 चैप्टर्स को हम पढ़ेंगे ग्रेड ए में। जब हम ये 3 चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो हमारा ग्रेड ए कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 3 चैप्टर्स को ग्रेड ए में क्यों रखा गया, कि अगर आप तीनों चैप्टर के एंड में देखेंगे तो लिखा हुआ है बिजनेस बिजनेस बिजनेस, कि यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में मुझे बिजनेस के नेचर का पता चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 में मुझे पता चल रहा है कि किस तरीके से बिजनेस को ओन किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, आप किसी भी चीज को ओन करते हो ना, तो उसके बेनिफिट्स भी आपके होते हैं, तो उसकी तमाम जिम्मेदारियां भी आपकी होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस को ओन कर रहे हो तो याद रखना उसके साथ की तमाम जिम्मेदारियां भी आपके सर पे ही आनी है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 में लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। आप अपने बिजनेस को किस तरीके से अरेंज करते हो, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो, किस तरीके से अपने बिजनेस को सेटअप करते हो, किस तरीके से अपने बिजनेस को प्लान करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, अरेंज करते हो कि आपका बिजनेस स्मूथ हो जाए, बिजनेस के जितने भी प्रोसीजर्स हैं उनका फ्लो है वो स्मूथ हो जाए, कि बीच में इंटरप्शंस, ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स ना आए। कि यहाँ पे मुझे मेरे बॉस ने बता दिया आपने 4 काम करने हैं, इसके अलावा आपने कोई काम नहीं करना, मेरी जिंदगी हो गई आसान। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं होगा मुझे क्या काम करने हैं, तो मेरा बॉस आके मुझे कोई भी काम देता चला जाएगा और मैं कंफ्यूज होता चले जाऊंगा कि यार ये मेरा काम है या ये मेरा काम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे बिजनेस को ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। तो शुरू के 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद आपको पूरा बिजनेस समझ आ जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो आपके 6 चैप्टर्स हैं ये बनाएंगे आपका ग्रेड बी। जो ग्रेड बी है उसमें हम डिस्कस करेंगे बिजनेस फंक्शंस। मैंने अभी आपको बताया बिजनेस फंक्शंस कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, लेकिन हर एक बिजनेस फंक्शन दूसरे बिजनेस फंक्शन से अलग होता है। एक बिजनेस फंक्शन मैंने आपको बताया फाइनेंस, जिसका नाम है, जो आपको नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 4 में, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में। एक मैंने आपको बिजनेस फंक्शन बताया मार्केटिंग, जो आपको नजर आ रहा है चैप्टर नंबर 7 में। एक आपको बिजनेस फंक्शन और नजर आ रहा होगा चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका नाम आपको नजर आ रहा है ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे हम ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपको नजर आ रहा है इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये वो बिजनेस फंक्शन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंश्योर कर रहा होता है कि किस तरीके से आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दिलवा सकते हो टेक्नोलॉजी का, कि टेक्नोलॉजी से आपके काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ जाती है, आपका काम हो जाता है तेज, आपके काम की हो जाती है कॉस्ट कम, आपको एफर्ट्स कम लग रही होती है।
और साथ ही साथ आपके काम की एक्यूरेसी बढ़ जाती है, आपके काम का जो आउटपुट है वो इनहैंस हो जाता है, बेहतर हो जाता है, उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर जाती है, तो आपके बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम भी आपके बिजनेस की सक्सेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये भी एक बिजनेस फंक्शन है। फिर चैप्टर नंबर 6 में लिखा हुआ है बिजनेस एथिक्स। शायद आपको बिजनेस एथिक्स बहुत ही नया टॉपिक लगेगा, लेकिन ये जो एथिक्स है ये हम अपनी जिंदगी में रोज बैलेंस करते हुए चल रहे होते हैं। लेट मी गिव यू एग्जांपल कि अगर आप कोई चोरी करते हो, कोई डाका डालते हो, कोई मर्डर करते हो, सही है, तो इसकी कानून में सजा मौजूद है। कत्ल करना इलीगल एक्टिविटी है, कत्ल ना करना एक लीगल एक्टिविटी है। तो यहाँ पे आपके पास दो एक्सट्रीम एंड है, या तो आपने अनलॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म की या तो आपने लॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म की। लॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो आपके ऊपर कोई सजा नहीं होगी, अनलॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म करोगे तो कानून में सजा मौजूद है। लेकिन एथिक्स ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, एथिक्स कॉम्प्लिकेटेड होता है, हर चीज 100% और 0% पे नहीं होती है, यहाँ पे एक रेंज होती है। कुछ चीजें आप परफॉर्म करते हो जो कि शायद 10 लोगों को अच्छी लगेगी, 2 लोगों को बुरी लगेगी। कुछ चीजें आप ऐसी परफॉर्म करते हो जो शायद 10 लोगों को बुरी लगे, 2 लोगों को अच्छी लगे। कुछ चीजें आप ऐसी परफॉर्म करते हो जो कि शायद किसी को भी अच्छी ना लगे। कुछ चीजें आप ऐसी परफॉर्म करते हो जो सबको अच्छी लगे। कुछ चीजें आप ऐसी परफॉर्म करते हो जो आधे लोगों को अच्छी लगे, आधे लोगों को बुरी लगे। मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई चीज परफॉर्म करते हो जो कि कुछ लोगों को बुरी लग रही है और कुछ लोगों को अच्छी लग रही है, तो मुझे एक बात बताओ कि आपको कोई सजा मिलेगी? आपको कोई कानून सजा देगा? द आंसर इज नो। आपको कानून कोई सजा नहीं देगा अनलेस एंड अनटिल वो कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, आप लॉफुल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, दुनिया को अच्छी नहीं लग रही है, कानून आपको सजा नहीं दे सकता। लेकिन दुनिया तो सजा दे सकती है, लेकिन दुनिया तो सजा दे सकती है। दुनिया बिजनेस को क्या सजा दे सकती है? आपके बिजनेस का बायकॉट हो सकता है, आपके बिजनेस से लोग डीलिंग खत्म कर सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए लोग नेगेटिव पब्लिसिटी कर सकते हैं, आपके बिजनेस में कोई जॉब नहीं करेगा, आपके बिजनेस को कोई कमोडिटी सेल नहीं करेगा, आपके बिजनेस को कोई लोन नहीं देगा, आपके बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर मैं कोई अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं तो सजा देने के लिए सोसाइटी मौजूद है, अगर मैं इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म करता हूं तो मुझे सजा देने के लिए कानून मौजूद है। तो लॉ के बारे में तो मेरा एक डिपार्टमेंट मौजूद ही होगा, लेकिन आपका एक डिपार्टमेंट मौजूद होगा बिजनेस एथिक्स का, जो कि बताएगा बिजनेस को कि भाई आपने एथिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। कि अगर लेट सपोज आप कोई अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो और वो लीगल भी है, दुनिया आपको सजा देगी, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। तो आई होप आपको चैप्टर नंबर 6 का भी एक ओवरव्यू मिल गया होगा। फिर एक बिजनेस फंक्शन है बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशंस वो बिजनेस फंक्शन है जो कि आपको बताता है कि बिजनेस के अंदर आप ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का मतलब होता है कि आप बिजनेस के अंदर जो भी कमोडिटी कन्वर्ट कर रहे हो इनटू फिनिश गुड्स, यानी कि आप जो भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहे हो, उस प्रोसीजर को कैसे बेहतर किया जाए, और जब आपने प्रोडक्ट बना लिया उसे मार्केट में कंज्यूमर तक कैसे लेके जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस किस तरीके से चलेगा। तो प्रोडक्शन प्रोसेस और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस या फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। तो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 से लेकर 9 तक आप पढ़ लोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से बिजनेस फंक्शंस कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, और आपस में एक दूसरे से किस तरीके से अलग अलग होते हैं। फिर चैप्टर नंबर 10, ये एक आपकी अलग ग्रेड है, ग्रेड सी। जब आप ग्रेड ए पढ़ लोगे आपको पता चल जाएगा बिजनेस क्या है, जब आप ग्रेड बी पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा बिजनेस फंक्शंस क्या है। तो इन दोनों की नॉलेज को जोड़ लोगे तो आप चैप्टर नंबर 10 को इजीली क्रैक कर सकते हो। चैप्टर नंबर 10 का नाम है इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के अंदर वो कौन कौन से इंडस्ट्रीज हैं जो कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। सर व्हाट इज इंडस्ट्री?
इंडस्ट्री का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपनीज। कौन सी कंपनीज? जो कि सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रही होती है। मैंने आपको बताया कि लेट सपोज एक कंपनी है जो कि मेडिसिन में डील करती है या मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर रही होती है, तो उनका कंपटीशन जितनी भी कंपनीज के साथ होता है जो कि मेडिसिन में डील कर रही है या मेडिसिन जो है मैन्युफैक्चर कर रही है, इन तमाम कंपनीज को जोड़ ले तो बन जाएगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। कि आपके पास जीएसके भी है, आपके पास एबट भी है, आपके पास सर्ले भी है। ये सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये सारी मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज हैं, तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आ जाती है। फिर आपके पास बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो कि कॉटन उगा रही होती है, कॉटन को जाइन करती है, कॉटन को स्पिन करती है, कॉटन को वीव करती है, कॉटन को प्रोसेस कर रही होती है। यानी कि कपड़ा बनाना, कपड़ा सेल करना, जितनी भी कंपनीज उसमें इन्वॉल्व हैं, ये तमाम कंपनीज को जोड़ लो तो बच जाएगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हम यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे। तो ग्रेड सी में हम इंडस्ट्रीज डिस्कस करेंगे, ग्रेड बी में हम बिजनेस फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, और ग्रेड ए में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज बिजनेस। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी। लेट्स बिगिन चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नेचर ऑफ बिजनेस। अभी जो आपके पास चैप्टर है नेचर ऑफ बिजनेस, मैं आपको वर्ड नेचर थोड़ा सा समझा देता हूं। नेचर का मतलब क्या होता है? नेचर का मतलब होता है एवरीथिंग। कि एक इंडिविजुअल का नेचर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होता है, पूरी कायनात का एक नेचर होता है। कि अगर मैं बात करता हूँ यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स एक कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, यूनिवर्स अपने एंड की तरफ जा रहा है। यूनिवर्स के अंदर आपके पास गैलेक्सीज मौजूद हैं, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम्स मौजूद है, सोलर सिस्टम्स के अंदर एक जो है वो सोलर मौजूद है जो कि अपने प्लैनेट्स को लेके चल रहा है। वहां पे प्लैनेट्स मौजूद है, वहां पे प्लैनेट्स के साथ अपने अपने मून्स मौजूद हैं, या फिर वहां पे अलग अलग एस्टेरॉइड्स या मीटियोरॉइड्स या मीटियोर्स मौजूद है। फिर यहाँ पे आपके पास और बहुत सारी चीजें मौजूद है स्पेस के अंदर। आपके अंदर आपके पास डार्क मैटर मौजूद है, ब्लैक होल्स मौजूद है, आपके पास वार्म होल्स मौजूद हैं, फिर इसके अलावा और बहुत सारी एनर्जीज मौजूद हैं। तो ये क्या है? ये आपके पास यूनिवर्स का नेचर है कि किस तरीके से ग्रेविटी काम करती है, किस तरीके से टाइम स्पेस कॉन्टिन्यूम काम कर रहा होता है, किस तरीके से चीजें स्ट्रेच कर रही है, लाइट किस स्पीड पे ट्रेवल कर रही है, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, तो जो यूनिवर्स जिस तरीके से एक्सपेंड कर रहा है वो एक कांस्टेंट स्पीड पे कर रहा है। बहुत सारी चीजें जो हमें पता है, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता। हमें नहीं पता तब भी तो वो नेचर का पार्ट है। तो यहाँ पे जब एक यूनिवर्स का नेचर है, तो मुझे एक बात बताओ, एक इंडिविजुअल का नेचर है कि मेरा जो एटीट्यूड है, मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा बिहेवियर है, मेरा जो फेशियल स्ट्रक्चर है, मेरा जो थंब इम्प्रेशन है, मेरा जो आई रेटिना है, जो मेरा हेयर स्टाइल है, जो मेरा वेट है, मेरा जो कॉम्प्लेक्शन है, मेरा जो टॉकिंग स्टाइल है, मेरी जो नॉलेज है, मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरे क्रेडेंशियल्स है, मेरे रिलेशनशिप है, सही है, मेरे एनिमीज हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे वेल विशर्स मौजूद हैं, मेरे जो है वो लेट्स सपोज फैमिली मेंबर्स मौजूद है, क्लोज रिलेटिव्स मौजूद है, डिस्टेंट रिलेटिव्स मौजूद है। इसके अलावा मेरे अपने बिजनेसेस मौजूद है, मेरी अपनी जॉब्स मौजूद है, सही है। तो ये सारी चीजें मेरे नेचर का हिस्सा है। तो बिजनेस में भी बिजनेस के सप्लायर्स होंगे जो कि बिजनेस को कमोडिटी सप्लाई करते होंगे। बिजनेस के कस्टमर्स मौजूद है जो बिजनेस से परचेज करते होंगे। बिजनेस के कॉम्पेटिटर्स मौजूद है। बिजनेस के साथ जो है वो गवर्नमेंट डील कर रही है तो गवर्नमेंट मौजूद है। बिजनेस के लेंडर्स मौजूद है जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, सही है। बिजनेस के साथ जो है जनरल पब्लिक मौजूद है जिनका बिजनेस से एज सच कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अगर कोई बिजनेस इलीगल या अनएथिकल एक्टिविटी परफॉर्म करती है तो वो जनरल पब्लिक बिजनेस को डिफेम कर सकती है। और अगर बिजनेस कोई अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वो जनरल पब्लिक सोशल मीडिया पे प्रेस कर सकती है। फिर इसके अलावा बिजनेस के साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। बिजनेस का अपना एक नेचर होता है कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। बिजनेस फिजिकल प्रोडक्ट में डील करता है, नॉन फिजिकल प्रोडक्ट में डील करता है। बिजनेस का अपना पर्पस है, बिजनेस की अपनी लैंग्वेज है, बिजनेस का अपना एटीट्यूड है। तो ये सारी चीजें क्या है? बिजनेस का नेचर होती है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 को हम स्प्लिट करेंगे इनटू 4 पार्ट्स। पहले पार्ट का नाम है डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स।
पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि बिजनेस की डेफिनेशन क्या है और उस डेफिनेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उन्हें हम स्टडी करेंगे। पार्ट 2 का नाम है पर्पस ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का मकसद क्या है और उस मकसद को किस तरीके से अचीव किया जाता है। तीसरा पार्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि बिजनेस के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही होती है तो प्रोड्यूस करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स मौजूद हैं। और पार्ट 4 स्टेक होल्डर्स, कि बिजनेस के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए होते हैं। एक तो बिजनेस का ओनर, वो बिजनेस कर रहा है तो सबसे ज्यादा तो बिजनेस के साथ वही जुड़ा हुआ होगा। फिर बिजनेस के एम्प्लॉइज, कि वो जो है सैलरी के लिए बिजनेस के साथ जुड़े होंगे, अपने वर्क एक्सपीरियंस के साथ बिजनेस के साथ जुड़े होंगे, या इसके अलावा जो है वो अपने करियर ग्रोथ की वजह से बिजनेस के साथ जुड़े होंगे, बोनसेस की वजह से, प्रमोशंस की वजह से, बेनिफिट्स की वजह से बिजनेस के साथ जुड़े हुए होते हैं। सप्लायर्स जुड़े हुए होते हैं, कस्टमर्स जुड़े होते हैं, लेंडर्स जुड़े होते हैं, गवर्नमेंट जुड़े होती है, लोकल कम्युनिटीज, वो हाउस होल्ड्स और वो बिजनेसेस जो कि बिजनेस के साथ लगे हुए होते हैं वो भी बिजनेस के साथ जुड़ जाते हैं। तो इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको सफिशिएंट आइडिया हो गया होगा चैप्टर नंबर 1 का। तो स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस की डेफिनेशन पेज नंबर 2 की पहली लाइन में लिखी हुई है, इसे मार्क कर लें। इस पे आपके पास बेतहाशा एमसीक्यूज आ सकते हैं। मैं रीड कर रहा हूं, फिर समझते हैं। A business is an organization that strives for profit by providing goods and services desired by its customers. रीड कर लिया सर, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। गोइंग फॉरवर्ड कोई भी डेफिनेशन पढ़ो, उसके तमाम मुश्किल या सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एक एक करके समझना शुरू करो। जब सारे वर्ड्स आइसोलेशन में अलग अलग समझ आ जाएंगे, उन सबको कंबाइन करो तो आपको एक कंबाइंड मीनिंग मिल जाएगा। अब यहां पे मुश्किल वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है a group of people working together to achieve something. A group of people working together to achieve something. तो यहां पे ये लिखा है ना कि आप बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है। बिजनेस आइसोलेशन में नहीं किया जाता। बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। बिजनेस कभी भी आइसोलेशन में नहीं किया जाता, अलग में नहीं किया जाता। ये ग्रुप ऑफ पीपल मिलके काम करेंगे। वर्किंग टुगेदर का मतलब क्या है? मिलके काम करेंगे ताकि कुछ अचीव कर सके। वो क्या अचीव करना है वो हम आगे देखते हैं। सही है, तो मैं यहां कह सकता हूं अ बिजनेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। इंस्टेड ऑर्गेनाइजेशन मैं ये नहीं कह सकता अ बिजनेस इज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट स्ट्राइव्स। ये क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। स्ट्राइव का मतलब क्या होता है? मेहनत करना, स्ट्रगल करना, एफर्ट्स करना। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं ये मेहनत कर रहे हैं। किस चीज की तरफ मेहनत कर रहे हैं? टुवर्ड्स प्रॉफिट। इनकी तमाम एफर्ट्स है टुवर्ड्स प्रॉफिट। कि यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, ये भी तो ग्रुप ऑफ पीपल का पार्ट होगा। एक एम्प्लॉय काम कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और वो जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में हर वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उस एम्प्लॉय को रखा जाएगा या उसे निकाल दिया जाएगा? सर उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप ऑफ पीपल में ये एम्प्लॉय है ये स्ट्राइव तो कर रहा है लेकिन टुवर्ड्स प्रॉफिट स्ट्राइव नहीं कर रहा, टुवर्ड्स लॉसेस स्ट्राइव कर रहा है। तो ऐसे बंदे को मैं बिजनेस में नहीं रखूंगा। एक एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में 30,000 रुपए की सैलरी ले रहा है ना, तो मैं इंश्योर करूंगा कि वो मुझे 3 लाख का काम करके दे। अगर एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में 30,000 रुपए की सैलरी ले रहा है तो मैं इंश्योर करूंगा वो 3 लाख का काम करे। कि मैं 30,000 रुपए की उसको सैलरी दूं और 2,70,000 रुपए मैं उससे प्रॉफिट कमाऊं। तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल स्ट्राइव कर रहा है टुवर्ड्स प्रॉफिट।
आपके बिजनेस में एक सप्लायर है जो कि आपको महंगी कमोडिटीज बेचता है। अगर वो आपको महंगी कमोडिटीज सेल करेगा तो आपका प्रोडक्ट महंगा बनेगा, आपका प्रोडक्ट महंगा बनेगा तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्या उस सप्लायर को साथ रखोगे? नहीं सर, आप दूसरे सप्लायर से परचेज करना शुरू कर दोगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सप्लायर है, जो एम्प्लॉई है, जो लेंडर है, जो गवर्नमेंट है, वो सब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, स्ट्राइव कर रहे होते हैं टुवर्ड्स प्रॉफिट। बात समझ आई? ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टू अचीव समथिंग। ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये मिलके काम कर रहे हैं टू अचीव प्रॉफिट्स। टू अचीव समथिंग क्या? टू अचीव प्रॉफिट्स। ये लोग मिलके प्रॉफिट की तरफ काम कर रहे हैं, तभी दिस इज कॉल्ड बिजनेस। वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्ट्राइव कर रही होती है टुवर्ड्स प्रॉफिट्स इज कॉल्ड बिजनेस। अब बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स, स्ट्राइव्स का मतलब होता है एफर्ट्स फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट किस तरीके से आता है? आप एक कॉस्ट इनकर करते हो, फिर आप क्या करते हो, उसको रेवेन्यू एक सॉरी उस पर प्रॉफिट लगा के उसे सेल कर देते हो। सही है, आपने 20 रुपए की चीज बनाई, आपने उसे 160 का बेचा, तो बीच में जो 80 रुपए आपको मिल रहे हैं वो है प्रॉफिट। अगर आप 160 की चीज बना के 160 का बेच रहे हो तो इसका मतलब यह है कि प्रॉफिट नहीं होगा। या आप 160 की चीज बना के 150 रुपए की बेच रहे हो तो आपको लॉस होगा। तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट रिडक्शन में जो भी इंडिविजुअल आपको हेल्प करते हैं ना, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन जाएंगे। अब बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट। सर प्रॉफिट किस तरीके से निकाला जाता है? प्रॉफिट निकाला जाता है या तो आप प्रोवाइड करते हो गुड्स, या तो आप प्रोवाइड करते हो सर्विसेज, या आप दोनों प्रोवाइड कर रहे होते हो। गुड्स आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, गुड्स आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं। सर व्हाट इज फिजिकल प्रोडक्ट्स? वो प्रोडक्ट्स जिनको आप होल्ड कर सकते हो, टच कर सकते हो और अपने पास स्टोर कर सकते हो। वो फिजिकल प्रोडक्ट्स जिनको आप होल्ड कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ये आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट है, तो ये कहलाएगा गुड्स। सही है। सर्विसेज आपके पास जो है नॉन फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट जिनको आप होल्ड, टच और स्टोर नहीं कर सकते। आप उसे होल्ड, टच, स्टोर नहीं कर सकते। मैं आपको टीचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मेरी टीचिंग को होल्ड, टच, स्टोर नहीं कर सकते। आप मेरी टीचिंग को सुन सकते हो, समझ सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, लेकिन होल्ड, टच, स्टोर नहीं कर सकते। तो सर्विसेज जो है आपके पास नॉन फिजिकल प्रोडक्ट होता है, गुड्स आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट होता है। तो या तो आप गुड्स प्रोवाइड करोगे या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। मजे की बात बताऊं, बिजनेसेस या तो गुड्स प्रोवाइड करती हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं या दोनों प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा तीसरा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। आप दुनिया के जितने भी बिजनेसेस उठा के देख लो ना, तो इन दो चीजों में डील किया जा रहा होगा, या तो गुड्स में या सर्विसेज में या दोनों में। सही है। डिजायर्ड बाय इट्स कस्टमर। डिजायर्ड का मतलब ये है कि आपका बिजनेस जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है। सही है, लेकिन ये गुड्स एंड सर्विसेज वो है कि जिस मार्केट में आप वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने के लिए निकलोगे, उस मार्केट को ये गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए ही नहीं, उनकी डिजायर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस नहीं चला रहे। आपने बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, लेकिन वो बिजनेस 1 महीना, 3 महीने, 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल चल जाएगा, लॉसेस में चलेगा, फिर आपकी खुद की हिम्मत खत्म हो जाएगी, आप बिजनेस बंद कर दोगे। तो हमेशा याद रखना, आप वो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होते हो, प्रोवाइड कर रहे होते हो जो कि कस्टमर डिजायर कर रहा है। और यहाँ पे कस्टमर कौन है? आप। कस्टमर कौन है? मैं। तो यहाँ पे जिन लोगों को इनिशियली लग रहा था सर हमने तो कभी बिजनेस किया ही नहीं है, हमें तो बिजनेस का पता ही नहीं है, तो लें आप डेफिनेशन में आ रहे हैं कि जब अम्मी बिरयानी बनाती थी तो जो चावल लेने आप जाते थे, जो दही लेने आप जाते थे, जो मसाले लेने आप जाते थे, जो गोश्त लेने आप जाते थे, तो आप कस्टमर के तौर पे जाते थे। आपकी डिजायर के मुताबिक बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज बनाता था, उसके लिए स्ट्राइव करता था, और आपको जो है वो प्रॉफिट लगा के चीजें बेच रहा है ताकि वो बिजनेस अपने बिजनेस का पर्पस अचीव कर सके, दैट इज टू अर्न प्रॉफिट्स। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अ बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स फॉर प्रॉफिट
by providing goods and services desired by its customers. I hope ये definition आपको समझ आ गई होगी। ये लाइन मैंने मार्क कर दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सही। इसके बाद आपके पास आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स में आपने क्या करना है कि यहां तक मार्क कर लेना है, और सर्विसेज में आपने यहां तक मार्क कर लेना है। अब जो है हम डिस्कस करेंगे क्या, अब हम डिस्कस करेंगे वो सारे टॉपिक्स जो कि डेफिनेशन के साथ जुड़े हुए हैं। पहला है गुड्स एंड सर्विसेज, लिखा हुआ है गुड्स आर टेंजिबल आइटम। टेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को होल्ड कर सको, स्टोर कर सको, टच कर सको, तो वो चीज हो जाएगी टेंजिबल। इनटेंजिबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप किसी चीज को होल्ड नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, स्टोर नहीं कर सकते, तो वो चीज हो जाएगी इनटेंजिबल। तो गुड्स होते हैं टेंजिबल, सर्विसेज होती हैं इनटेंजिबल। गुड्स होते हैं फिजिकल प्रोडक्ट, सर्विसेज होती है नॉन फिजिकल प्रोडक्ट। सर क्या गुड्स और सर्विसेज में कोई चीज कॉमन भी है? डिफरेंस तो आपने बता दिया कि गुड्स को होल्ड टच स्टोर किया जा सकता है, सर्विसेज को होल्ड टच स्टोर नहीं किया जा सकता। क्या कोई कॉमन फैक्टर है दोनों में? हाँ, गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और ट्रेड किया जा सकता है। गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है और ट्रेड किया जा सकता है। कि यहाँ पे अगर मैं आपको अपनी सर्विसेज दे रहा हूं, तो ये सर्विसेज मैंने पहले प्रोड्यूस की होंगी। मुझे कैसे पता चला कि यार ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है? मुझे कैसे पता चला कि यार ये हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है? मुझे ये कैसे पता चला कि ये हिस्सा इंपॉर्टेंट नहीं है? मैंने 10 चैप्टर्स को 3 ग्रिड में कैसे तोड़ लिया? ये सारी चीजें मैंने प्रिपेयर की थी, मैंने मैन्युफैक्चर की थी, मैंने डिजाइन की थी, मैंने बनाई थी। ये जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस की बुक है, इसको मैंने 4 बार रीड किया था, इसके एमसीक्यूज सॉल्व किए थे, इसके लिए कोई 500 एमसीक्यूज बनाए थे, मैंने डिस्कस किया इस कोर्स को, मैंने 5 दफा पढ़ाया है इस कोर्स को। तो मैं इस कोर्स को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, डिजाइन कर रहा हूं, प्रिपेयर कर रहा हूं। तो सर्विसेज भी प्रिपेयर की जाती है और और गुड्स तो डेफिनेटली प्रिपेयर किए जाते हैं कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट। कि अगर लेट सपोज आप किसी ठेले पे अंडे वाला बर्गर देखोगे, तो अंडे वाला बर्गर पहले आपके पास बन फॉर्म में मिल दिखता था, फिर आपको जो है कबाब अलग दिखती थी, आपको सब्जी अलग दिखती थी। सब्जियों को चॉप किया जाता है, बन को कट किया जाता है, उसको फ्राई किया जाता है, फिर उसमें कबाब लगाई जाती है, कबाब को स्प्रेड किया जाता है, उस पर सॉसेस लगाई जाती है, उसमें वेजीज बिछाई जाती है, फिर उसको जो है आपको सर्व किया जाता है। तो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे गुड्स तो मैन्युफैक्चर होती है, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू गाइस के सर्विसेज भी मैन्युफैक्चर होती है और दोनों को ट्रेड किया जाता है। ट्रेड का मतलब क्या है? जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, जब आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, तो बदले में आपको पैसे मिल रहे होते हैं, तो दोनों को ट्रेड किया जाता है। ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, इसकी फीस आप पे कर चुके हो, इसकी फीस आप पे कर चुके हो, तो मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों ट्रेड की जाती हैं, लेकिन गुड्स को जो है वो होल्ड टच स्टोर किया जा सकता है, सर्विसेज को होल्ड टच स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद लिखा हुआ है कि बिजनेस ऑल्सो सेल एंड सर्व टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैं नॉर्मल कॉन्सेप्ट से हटके उसकी बात कर रहा हूँ। देखें, बिजनेस ना 2 किस्म के कस्टमर्स को सर्व कर रहा होता है। बिजनेस 2 किस्म के कस्टमर्स को सर्व कर रहा होता है। एक कस्टमर होता है जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर, एक कस्टमर होता है जिसे हम कहते हैं बिजनेस। अगेन, बिजनेस 2 किस्म के कस्टमर्स को सर्व कर रहा होता है, एक होता है कंज्यूमर और एक होता है बिजनेस। सर कंज्यूमर कौन सा कस्टमर होता है? कंज्यूमर वो कस्टमर होता है जो कि बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेने के बाद अपने पर्सनल यूज में ले जाए। कंज्यूमर वो कस्टमर होता है जो कि बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेने के बाद अपने पर्सनल यूज में ले जाता है। बिजनेस वो कस्टमर होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर लेने के बाद अपने बिजनेस यूज में ले जाता है।
सर व्हाट इज पर्सनल यूज, व्हाट इज बिजनेस यूज? पर्सनल यूज का मतलब ये है कि कोई भी एक्स वाई जी इंडिविजुअल अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है तो वो उसे खुद कंज्यूम कर ले, अपने घर पे दे दे, अपने दोस्त को गिफ्ट कर दे, अपनी उनको गिफ्ट कर दे। इसके अलावा जो है अगर वो चाहे तो अपने पास सेव करके रख ले, चाहे तो उसे फेंक दे, उसे ज़कात खैरात कर दे, गरीबों में बांट दे। ये उसका अपना पर्सनल यूज है, यानी कि उस प्रोडक्ट से वो कोई बिजनेस बेनिफिट एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहता, तो वो इंडिविजुअल कहलाएगा कंज्यूमर। सर व्हाट इज बिजनेस यूज? बिजनेस यूज का मतलब ये है कि कोई भी एक्स वाई जी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करे और उसके बाद उसे अपने बिजनेस यूज में ले जाए, कि उस गुड्स एंड सर्विसेज को अपने बिजनेस में लगाए और बिजनेस में लगाने के बाद जो बिजनेस का प्रोडक्ट बनता है उसे आगे सेल करके प्रॉफिट कमाए। तो बिजनेस यूज का मतलब ये हुआ कि लेट से आपने चावल परचेज किए, चावल परचेज कर लेने के बाद आप उन्हें अपनी दुकान पे लेकर आए, आपने उस चावल की बिरयानी बना ली, तो आपने चावल को यूज किया बिजनेस पर्पसेस में, बिरयानी बनी, आपने उस बिरयानी की देग को सेल करना शुरू कर दिया। तो जब आप सेल कर रहे हो तो आपको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो जब आपने उस रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस किया आपको प्रॉफिट निकला, तो इसका मतलब यह है कि वो चावल जो खरीदे गए थे वो प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे गए थे, तो आप थे बिजनेस। और अगर आपने उन्हें परचेज किया था कि मैं उसे पर्सनल यूज में लेके जाऊंगा, उससे प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा, तो आप थे कंज्यूमर। तो आई होप आपको कस्टमर की दो कैटेगरी समझ आ गई होगी, एक है कंज्यूमर, एक है बिजनेस। तो यहाँ पे इसमें बात हो रही है कि बिजनेस सेल और सर्व कर रहा होता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को। तो यहाँ जो आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है B2B का। B2B का मतलब होता है कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल कर रहा होता है या सर्व कर रहा होता है। सेल का मतलब होता है कि गुड्स सेल करना, सर्व का मतलब होता है सर्विसेज सेल करना। तो एक बिजनेस बिजनेस को सेल और सर्व कर रहा होता है, तो दिस इज कॉल्ड B2B। एक बिजनेस कंज्यूमर को सेल और सर्व कर रहा होता है तो ये कहलाता है B2C। ये कहलाता है B2C। और ये भी हो सकता है कि एक कंज्यूमर बिजनेस को सेल और सर्व कर रहा हो तो ये कहलाएगा C2B। और ये भी हो सकता है कि एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को सेल और सर्व कर रहा हो तो ये कहलाता है C2C। तो आई होप आपको B2B, B2C, C2B और C2C समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आपके पास एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसका नाम है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। पहले मैं मार्क कर लूं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और दूसरा आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और दूसरा आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। सर व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग? दूसरा सवाल, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ? पहले मैं आपसे सवाल पूछूं, क्या ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं? द आंसर इज हाँ यार, थोड़ा बहुत तो एक जैसे लग रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डेफिनेशन। The standard of living of any country is measured by the output of goods and services people can buy with the money they have. ये मैंने डेफिनेशन पढ़ ली। अब सर अगेन इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं, इस डेफिनेशन को मैं इजी करके यहाँ पे लिख देता हूं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो ये है, इनकम डिवाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। सही है सर, ये मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिख दी है, इनकम डिवाइडेड बाय गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। फिर से पढ़ते डेफिनेशन को। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री, कंट्री की बात हो रही है तो ये एक बंदे की इनकम की बात नहीं हो रही है। इस मुल्क में आपके पास जो 25 करोड़ की या 24 करोड़ की जो भी आवाम है, उन सब की टोटल इनकम, उन सब की कंबाइंड एग्रीगेटेड इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटपुट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। आपके मुल्क में एक साल में टोटल नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुए, लेट्स सपोज 100 यूनिट। सही है, आपके मुल्क में एक साल में 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए गुड्स एंड सर्विसेज के, और टोटल मुल्क की जो इनकम थी जब एग्रीगेट की तो वो थी 70 रुपए।
तो इसका मतलब ये है कि जब मैं 70 रुपए को 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 70%। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कह रहा है कि आपके मुल्क में इस साल लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो है 70%। यानी कि आप अपने मुल्क का जो बनाया हुआ गुड्स एंड सर्विसेज है उसका 70% अपनी इनकम से खरीद सकते हो, बाकी 30% नहीं खरीद सकते। तो दिस इज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो यहाँ पे आपके पास न्यूमरेटर में इनकम जितनी ज्यादा होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना बेहतर होगा। और अगर डिनोमिनेटर में आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होगी तो आपके पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हल्का हो जाएगा। कि अगर आपके पास जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड है वो 100 की जगह 200 हो जाए और आपके पास जो इनकम है वो 70 की जगह 100 हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोपोर्शन है वो और खराब हो जाएगा। आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा 50%। तो जितना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगा उतना आपके पास कुव्वत खरीद जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मैं सिंपल लैंग्वेज में कह सकता हूँ परचेजिंग पावर। इसको मैं जरा ऊपर कर दूं, इसको मैं जरा ऊपर कर देता हूँ। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का दूसरा जो नाम है वो है परचेजिंग पावर। आपके मुल्क में जितना ज्यादा परचेजिंग पावर होगी उतना ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा। सही है। लेकिन 70% स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है या बुरा है ये कैसे डिसाइड करो? 70% तो अच्छा ही लगता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कभी भी आप आइसोलेशन में मेजर नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेजर करना है तो आपने उसे कंपेयर करना पड़ेगा दूसरी कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से या अपने पिछले सालों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से। सही है। कि लेट सपोज आपने जब 2023 का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैलकुलेट किया तो आपके पास आंसर आया 70%। आपने बोला है तो बेहतरीन है। आपने जब 2023 के इंडिया के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर किया तो इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आ रहा था 80%। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया के मुकाबले आपके मुल्क की परचेजिंग पावर 10% कम है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 10% कम है। सही है। या आप अपने पिछले सालों से कंपेयर कर लो कि लेट सपोज अगर मैं बात करता हूं 2020 की, तो 2020 में कोविड आया। अब 2019 का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, सही है, वो आपके पास जो है वो ज्यादा होगा। सही है। 2020 का कम हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पिछले साल से कम है तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया इंफीरियर। सही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन प्रोवाइड करते हैं? एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करते हैं बिजनेसेस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना जो काम है वो है बिजनेसेस का। बिजनेस क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर द बेसिस ऑफ आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन प्रोवाइड करते हैं? बिजनेसेस। के बिजनेसेस अगर आपको ज्यादा अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज कम पैसों में बना के देंगे तो आप अपनी इनकम से वो गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा क्वांटिटी में परचेज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि आपके मुल्क का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो जाएगा। तो अगर आपसे सवाल आए कि हु क्रिएट्स द बेसिस फॉर आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, द आंसर इज बिजनेसेस। सही है। अब मुझे समझ आ गया। मैं इस पैराग्राफ को अगर समराइज करूं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है परचेजिंग पावर ऑफ एनी कंट्री। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डेफिनेशन है द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री इज मेजर्ड बाय द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल कैन बाय विद द मनी दे हैव। यानी कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। सही है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कौन प्रोवाइड करता है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना काम है बिजनेसेस का। अब आ जाते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। क्वालिटी, जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब था परचेजिंग पावर, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस। जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस, ये इसकी डेफिनेशन है। तो सर जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का मतलब पैसे, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि क्वालिटी ऑफ लाइफ तो तब बेहतर होगी जब मेरे पास पैसे होंगे। नहीं सर, क्वालिटी ऑफ लाइफ पैसों पे बेस नहीं करती। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने के कुछ और फैक्टर्स हैं सर। तो वो फैक्टर्स क्या हैं? तो वो फैक्टर्स आपके पास ये लिखे हुए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स, हेल्थ, सैनिटेशन एंड लेजर टाइम। यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करने के आपके पास 5 कंपोनेंट्स हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपके मुल्क में लोग कितना ज्यादा जीते हैं, एवरेज लाइफ क्या है। दूसरा, एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या है,
कि लोगों की तालीम का मयार क्या है, सही है। फिर उसके बाद हेल्थ, लोग ज्यादा बीमार तो नहीं रहते, सही है। सैनिटेशन, सफाई सुथराई का क्या सीन है, और लेजर टाइम, फारिग वक्त लोगों को मिलता है घूमने फिरने का, तफरी करने का। तो यहाँ इन 5 चीजों से जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस का पता चलता है। इन 5 फैक्टर्स में कहीं पे भी पैसे नहीं लिखे हुए, कहीं पे भी आपके पास इनकम या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस का जिक्र नहीं है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग अलग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब हुआ परचेजिंग पावर, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब हुआ जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आप क्या करोगे, चेक करोगे कि मुल्क में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें हम अपनी टोटल इनकम से कितना % परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेजर करना है तो आप चेक कर लो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स क्या है, हेल्थ क्या है, सैनिटेशन क्या है, लेजर टाइम क्या है। अब मैं एक एक करके आपको सब बताता हूँ। मैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करूं, पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत खराब है ऑन पेपर, लेकिन हम लोग तो हर चीज पे टीका लगाते हैं ना, रियलिटी में उससे भी ज्यादा खराब है। कि अगर हम देखें तो पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एवरेज है, दैट्स दैट्स लाइक व्हाट, दैट्स 60 ईयर्स। और अगर रियलिटी में देखें तो आई बिलीव कि वो 50s में चल रही है। तो हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दूसरे मुल्कों के मुकाबले बहुत इंफीरियर है। चाइना में लोग जो है 100 साल से ऊपर जी रहे होते हैं, पाकिस्तान में हार्डली कोई 100 साल तक पहुंचता होगा, आई डोंट थिंक कि कोई पहुंचता भी होगा कि नहीं। चाइना में लोग 100 साल से ऊपर जी रहे होते हैं, यूएस में लोग 100 साल से ऊपर जी रहे होते हैं, इवन इंडिया में लोग 100 साल से ऊपर जी रहे होते हैं। तो पाकिस्तान का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है बहुत इंफीरियर है, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा नहीं हो सकता, हमारा जनरल लेवल ऑफ हैप्पीनेस अच्छा नहीं हो सकता। एजुकेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो मैं आपसे सवाल पूछूं, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ सिर्फ एजुकेशन की बेसिस पे कौन कामयाब होता है पाकिस्तान में? द आंसर इज नन। आपको अगर कामयाब होना है तो आपके पास स्किल सेट्स होने चाहिए, आपके पास रेफरेंसेस होने चाहिए, आपके पास फैमिली नेम होना चाहिए, आपके पास पैसे होने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक्सपोजर होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड होना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन की बेसिस पे आई डोंट थिंक कोई कामयाब हो सकता है। तो हमारे एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल वाहियात है। सही, हेल्थ की बात करूं तो यहाँ तो हॉस्पिटल जाते हुए लोग कलमा पढ़ लेते हैं कि आए हैं, जा रहे 2 कदमों पे और आएंगे तो 4 कंधों पे। तो यहाँ पे तो ये वाला हाल चाल, ठीक है। फिर अफोर्डेबिलिटी का मसला है कि हेल्थ जो है वो मेंटेन करना इतना ज्यादा जो है वो हो गया है, अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया है कि आप अगर लेट सपोज अपने दांतों की भी केयर करना चाहते हो तो आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा सकते। बाहर मुल्कों में लोगों का पीरियोडिक जो है विजिट होता है डेंटिस्ट के पास, इररिस्पेक्टिव उनके दांतों में दर्द है या नहीं है, उनको जरूरत है या नहीं है, जस्ट टू मेक श्योर कि उनको बाद में मसला ना हो जाए डेंटल या ओरल का, तो वो जा रहे होते हैं। सैनिटेशन की बात करें तो सफाई सुथराई की हम इंडिया का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि उनके पास शौचालय नहीं है या उनके टॉयलेट्स नहीं है, उनकी टॉयलेट जो मूवी बनी थी उसके बाद। तो हमारे पास कौन से पब्लिक टॉयलेट्स है? चले हमारे घर के टॉयलेट्स तो अल्लाह का शुक्र है साफ सुथरे हैं, मसाजिद में भी हमको टॉयलेट्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर मैं पब्लिक प्लेसेस की बात करूं तो हमारे पास पब्लिक प्लेसेस में कोई टॉयलेट वगैरह मौजूद नहीं होता, जो मौजूद भी अल्लाह माफ करे वो इतनी गंदी हालत में है कि सोच है किसी की भी। तो सैनिटेशन, और फिर उसकी बात करें ये जो आपके पास ये आते हैं हेपेटाइटिस जो लग रहे होते हैं, जो कि कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, ये क्यों लग रही होती है कि जो ठेले पे चीजें मिल रही होती हैं, जो लोग गंदगी से चीजें बना रहे होते हैं, जिसपे उनके नाखून का कचरा या फिर जो उनके खुले जख्म होते हैं या उनका जो स्वेट होता है वो सब शामिल हो रहा होता है, या एक ही गंदे पानी से चीजों को बार बार खंगाला जा रहा होता है, तो हमारी सैनिटेशन की तो धज्जियां उड़ी हुई। तो इससे हमारी कौन सी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेहतर होगी, इससे हमारा कौन सा हेल्थ अच्छी होगी, कौन सी सैनिटेशन आ रही होगी, कहाँ से जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस आ रहा होगा। लेजर टाइम, फारिग वक्त, बड़ों को अलग तफरी में लगाया हुआ है, छोटों को अलग तफरी में लगाया हुआ है कि बड़े जो है वो दिन में 3-3 जॉब कर रहे होते हैं, अम्मा अलग जॉब कर रही है, अब्बा अलग जॉब कर रहे हैं, दादा अलग जॉब कर रहे हैं, बच्चे अलग जॉब कर रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चे जो है पढ़ रहे होते हैं तो उनको अलग तफरीयों में लगाया हुआ होता है। जून जुलाई में उनको होमवर्क दे दिया जाता है कि वो घूमने फिरने ना जा सके, घरों में उनको दबा के होमवर्क दे दिया जाता है कि घर में कोई इंजॉय ना कर सके। तो कौन सा लेजर टाइम है, कौन सा उनके पास फारिग वक्त है कि वो एक्सप्लोर कर सके कि मेरा शौक क्या है, मेरी हॉबी क्या है, मेरे टैलेंट्स क्या है, मेरी क्रिएटिविटी क्या है, मेरी पसंद क्या है, उनको पता ही नहीं चल पाता। तो कहाँ से जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस आएगी? अब यहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे हमने देखा था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना जो काम है वो है बिजनेसेस का। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना 3 लोगों का काम है, बिजनेसेस का, गवर्नमेंट का और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। सही है।
तो यहाँ पे 3 ऑर्गेनाइजेशंस की कंबाइंड एफर्ट है, सही है। तो हम ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी रैंकिंग होती है। जिस तरीके से दो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, दो कंट्री के स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को हम कंपेयर कर सकते हैं, इसी तरीके से हम रैंकिंग क्रिएट कर लेते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की बेस्ड ऑन दीज 5 फैक्टर्स। तो यहाँ पे भी एक कंट्री के क्वालिटी ऑफ लाइफ को दूसरी कंट्री के क्वालिटी ऑफ लाइफ से कंपेयर किया जा सकता है। तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने टिक करा दिया। फिर आपके पास आ रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से मेजर होती है। तो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को आपको मेजर करना है तो 3 फोर्सेस के साथ काम करना होगा, रेवेन्यू, कॉस्ट और प्रॉफिट का, सही है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिंपल है। देखो, रेवेन्यू का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। रेवेन्यू का मतलब होता है, यहाँ लिख देता हूं, रेवेन्यू इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस, सही है। रेवेन्यू को हम सेलिंग प्राइस भी कह सकते हैं। फिर आपके पास लिखा हुआ है, कॉस्ट। कॉस्ट को आप एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, कॉस्ट को आप एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन है कि बिजनेसेस क्या करता है, वो कहता है कि रेवेन्यू ज्यादा हो और आपकी कॉस्ट कम हो तो आपको होगा प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू कम होगा, कॉस्ट ज्यादा होगी तो होगा लॉस। अगर रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है तो आप होगे ब्रेक इवन पे। सर तो सिंपल लॉजिक है कि रेवेन्यू ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो कोई भी बिजनेस कर सकता है, इतना आसान नहीं है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक बंदा आपकी दुकान पर आया, उसने आपसे XYZ प्रोडक्ट के बारे में पूछा, आपने बोला कि भाई ये 100 रुपए का है। तो बंदा आपसे कहेगा कि बराबर में भी यही प्रोडक्ट मिल रहा है 90 रुपए का, मैं आपसे क्यों खरीदूं। तो वो बराबर वाली दुकान में चले जाएगा, आप हो जाओगे परेशान। आप बोलोगे कि यार मैं तो इस चीज को 100 रुपए में नहीं बेच सकता, तो इसका मतलब ये है कि मेरा रेवेन्यू ज्यादा है, मेरी सेलिंग प्राइस ज्यादा है। आप क्या करोगे, आप सेलिंग प्राइस को कम करके कर दोगे 80। जब आप सेलिंग प्राइस को कम करके 80 कर दोगे तो आपके पास कस्टमर आएगा, कस्टमर आपसे पूछेगा भाई ये XYZ प्रोडक्ट कितने का है, तो आप बोलोगे 80 रुपए का, तो वो 80 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करेगा और चले जाएगा। डे एंड पे जब आप देखोगे तो ना ही आपके पास प्रॉफिट हुआ होगा, ना ही आपके पास लॉस हुआ होगा, आपका दिन जाया हो गया। तो अब अगली बार आप सोचोगे एक काम करता हूं कि पहले मैंने रेवेन्यू कम करके देखा तो मैं ब्रेक इवन पर आ गया था, एक काम करता हूं अब मैं जो है वो करता हूं कॉस्ट को कम करके देखता हूं। आपने क्या किया कि जो अपनी कॉस्ट है ना उसको कम करके कर दिया, लेट सपोज 60 रुपीज। अब आपके पास एक बंदा आया और उसने आपसे पूछा कि भाई ये प्रोडक्ट कितने का XYZ। आपने बोला कि भाई 80 रुपए का है। तो उसने जब प्रोडक्ट उठाया उसने बोला यार तो क्वालिटी बिल्कुल फारिग हो गई है, बराबर वाली दुकान पे यही प्रोडक्ट 90 रुपए का मिल रहा है लेकिन बेहतरीन क्वालिटी में मिल रहा है, मैं वहां से परचेज ना करूँ, आपके पास से चले गए। आप सर पकड़ के बैठ गए, रेवेन्यू कम कर रहा हूं तो मुसीबत, कॉस्ट कम कर रहा हूं तो मुसीबत, करूं तो क्या करूं। आपने क्या किया, लास्ट ट्राई किया, आपने क्वालिटी को इंक्रीज किया, तो आपके पास जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 90 रुपए और आपने उसे जो है रेवेन्यू को बढ़ा के 110 रुपए का बेचने की कोशिश की। फिर बंदा आपके पास आया, उसने बोला कि भाई ये XYZ प्रोडक्ट कितने का है, तो आपने बोला 110 रुपए का। उसने बोला बराबर में 90 रुपए का मिल रहा है, वहां से परचेज ना कर लो। आपने बोला भाई क्वालिटी भी तो चेक करो कितनी बेहतरीन है। उसने बोला इतनी इनहेंस्ड क्वालिटी मुझे नहीं चाहिए, मार्केट में जो बराबर वाला बेच रहा है वही क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो मुझे फजूल में 20 रुपए ऊपर देने की जरूरत नहीं है, मेरी तो वही काफी है। वो फिर से बराबर में चले गया। अब आप बिल्कुल परेशान कि ना मैं रेवेन्यू बढ़ा सक रहा हूँ, ना मैं कॉस्ट बढ़ा सक रहा हूँ, ना मैं रेवेन्यू कम कर सक रहा हूँ, ना ही मैं कॉस्ट कम कर सकता हूँ। यहाँ जो सर ने इक्वेशन लिख दी कि आर ज्यादा हो सी से तो प्रॉफिट हो जाएगा, आर कम हो तो लॉस हो जाएगा, आर बराबर हो तो ब्रेक इवन हो जाएगा, लेकिन दिस इज नॉट दैट इजी। तो अब समझ आया, प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करना तो आसान है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरीके से इंश्योर किया जाता है यही तो हम पढ़ेंगे आगे के 10 चैप्टर्स में। आई होप आपको बात समझ आ गई हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पूछा गया कि रिस्क का प्रॉफिट से क्या रिलेशन है। जवाब आया रिस्क का डायरेक्ट
पॉजिटिव रिलेशन है प्रॉफिट के साथ। द ग्रेटर द रिस्क, द ग्रेटर द पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट और लॉसेस। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा और उतना ज्यादा लॉस होने के चांसेस भी है। ये एमसीक्यूज का पार्ट है। अब आप सवाल पूछोगे सर लॉसेस के चांसेस भी तो बढ़ रहे हैं। मैं आपको छोटे से एग्जांपल देता हूँ, सुनिएगा बहुत गौर से। हम मुसलमान हैं, हमारा ये मानना है कि भाई इंटरेस्ट कमाना हराम है, ठीक है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक हो गया। आपको ये बात पता है कि दुनिया में हर तीसरा बंदा मुसलमान है, ठीक है। तो अगर 8 बिलियन की पॉपुलेशन में देखा जाए तो तकरीबन 2.6 बिलियन मुसलमान होंगे। बाकी के आपके पास 6.4 बिलियन तो नॉन मुस्लिम्स होंगे। तो 2.6 बिलियन को हटा दो, 6.4 बिलियन जो आपके पास नॉन मुस्लिम्स हैं वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? वो बिजनेस क्यों कर रहे हैं? उनके ऊपर तो इंटरेस्ट की कोई कैद नहीं है। वो क्या करते हैं कि भाई लेट सपोज एक नॉन मुस्लिम बंदा है, उसके पास पड़े हुए हैं 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए वो उठा के बैंक में रख दे और लेट से सालाना उसको इंटरेस्ट मिलता है 15%। सालाना उसको इंटरेस्ट मिलता है 15%। तो 1 करोड़ रुपए के होंगे 15 लाख रुपए। तो 5 करोड़ के हो जाएंगे, आई बिलीव 5 करोड़ के हो जाएंगे 75 लाख रुपीज। तो उसको सालाना 75 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसके घर का एक महीने का खर्चा है लेट सपोज 3 लाख रुपए का। तो इसका मतलब यह है कि वो 36 लाख रुपए यूज कर लेगा, बाकी जो इंटरेस्ट बचा था वो वापस से बिजनेस बैंक में डाल देगा। तो उसका इंटरेस्ट तो मल्टीप्लाई होकर आना शुरू करेगा। एक वक्त के बाद उसके बैंक में 5 करोड़ की जगह मैं कहता हूं 6 करोड़ रुपए हो जाएंगे। एक वक्त के बाद उसके पास बैंक में 5 करोड़ की जगह 6 करोड़ रुपए हो जाएंगे। तो यार इतना आसान है कि एक बंदे के पास 5 करोड़ रुपए पड़े हुए, वो बैंक में डाल दे, सूद खाए पूरी जिंदगी। तो ये जो 6.4 बिलियन लोग हैं, जिसमें से लेट कहता हूं 10% अमीर होंगे, 10% अमीर होंगे, तो ये जो आपके पास 6.5 लाख बिजनेसेस हैं, ये क्यों चल रहे हैं? ये बैंक में पैसा डाल दें। द आंसर इज कि द हायर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट्स आर। आपको पता है एक बंदे के पास 5 करोड़ रुपए मौजूद होंगे ना, वो बिजनेस में डाल देगा। तो आपको पता है बिजनेस में ऑन एवरेज प्रॉफिट कितना होता है? बिजनेस में आपके पास ऑन एवरेज प्रॉफिट होता है, सॉरी रिटर्न होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो होता है, प्रॉफिट नहीं, सॉरी प्रॉफिट नहीं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपको पता है बिजनेसेस में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो ऑन एवरेज होता है वो तकरीबन होता है 60 to 70%। तो इसका मतलब ये है कि एक बंदे ने 5 करोड़ से बिजनेस स्टार्ट किया, तो ईयर एंड पे उसके पास जो रेवेन्यू होगा ना, वो तकरीबन अगर 50% भी होता है ना, तो 5 करोड़ का 50% कितना होता है? 2.5 करोड़। तो ईयर एंड पे उसके पास 2.5 करोड़ होंगे। जो बैंक वाला था उसके पास ईयर एंड पे कितने पैसे पड़े थे? 75 लाख रुपए। जो बिजनेस वाला है ईयर एंड पे उसके पास कितने पैसे पड़े? 2.5 करोड़ रुपए। अगर वो घर पे 50 लाख रुपए भी रख लेता है साल के, तो 2 करोड़ बिजनेस में री-इन्वेस्ट कर सकता है। 2 करोड़ रुपए बिजनेस में री-इन्वेस्ट करने का मतलब ये है 7 करोड़ का बिजनेस। ROI 50% भी लगा लो तो अगले साल उसके पास कितना रिटर्न आ रहा होगा? उसके पास अगले साल का रिटर्न आ रहा होगा 3.5 करोड़ रुपए। मेक सेंस? बात समझ आ रही है आपको? तो यहाँ पे बिजनेस मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ता है, तभी लोग बिजनेस की तरफ जाते हैं, इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाते। ये वो वजह है। हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर। और इसी लॉसेस की वजह से बहुत सारे बिजनेस आते हैं मार्केट में बंद हो जाते हैं। कि लेट सपोज 10% या 20% बिजनेस नहीं चल पाते, लेकिन 90 और 80% तो बिजनेसेस चल जाते हैं। तो वो रिस्क लेते हैं। मुसलमान तो इसलिए इंटरेस्ट की तरफ नहीं जाते हैं कि हराम है, लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स है वो इंटरेस्ट की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? उनको लगता है कि इन पैसों का ज्यादा बेहतर यूज हो सकता है बिजनेस। तो यहाँ पे आज हमने कवर की डेफिनेशन ऑफ बिजनेस और हमने सारे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लिया। हमारा पार्ट 1 हो गया कंप्लीट। किसी का सवाल है तो प्लीज पूछ ले, किसी का सवाल है तो पूछ ले। इन द मीनवाइल मैं आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट एंड कस्टमर्स। कस्टमर्स और क्लाइंट में क्या डिफरेंस होता है? क्लाइंट जो होते हैं वो सर्विसेज अक्वायर करते हैं, क्लाइंट जो है वो सर्विसेज अक्वायर करते हैं, कस्टमर्स जो है वो गुड्स अक्वायर करते हैं। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, ये यूजुअली ऐसा होता है। यूजुअली क्लाइंट्स जो है वो सर्विसेज अक्वायर करते हैं, कस्टमर्स जो है वो गुड्स अक्वायर करते हैं। क्लाइंट्स जो है वो रिकर करते हैं, वो वापस आते हैं,
वो रिकरिंग होते हैं, और जो कस्टमर्स होते हैं, कस्टमर्स जो होते हैं वो नॉन रिकरिंग होते हैं, वो नॉन रिकरिंग होते हैं। क्लाइंट्स जो हैं वो सर्विसेज एक्वायर करते हैं यूजुअली, कस्टमर्स जो है वो गुड्स एक्वायर करते हैं। इसकी एग्जांपल देता हूं, आपका कोई लॉयर होगा, फैमिली लॉयर होगा, अगर कोई आपके बारे में उससे पूछेगा तो पता है क्या बोलेगा, ये मेरे क्लाइंट हैं। जब इंशाल्लाह आप ऑडिट फॉर्म में जाओगे, बिग 3 में जाओगे, आपसे पूछा जाएगा आपके क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। वो क्लाइंट्स आपकी फर्म से सर्विसेज एक्वायर कर रहे हैं। जो सर्विसेज एक्वायर करते हैं वो कहलाते हैं क्लाइंट्स ज्यादातर, और जो गुड्स एक्वायर करते हैं वो कहलाते हैं कस्टमर्स। कि अगर एक बंदा एक एक कैबिन जा रहा है वहां से सिगरेट परचेज करने के लिए, तो वो कहेगा कि आप हमारे कस्टमर हैं। सही है कि अगली बार शायद आप उस केबिन से सिगरेट परचेज ना करो, क्योंकि आप उस इलाके में रहते ही नहीं हो। सही है, आपने परचेज कर ली थी क्योंकि आपको अभी सिगरेट पीनी थी, आप जो है अगली बार अपने एरिया में चले जाओगे, वहां से परचेज कर लोगे। तो क्लाइंट्स रिकर करते हैं, वापस आते हैं पलट के, कि आपको कभी भी लॉ की लीगल एडवाइस चाहिए होगी तो अपने लॉयर के पास पलट कर आओगे। कस्टमर्स बहुत कम चांसेस हैं कि पलट कर आ रहे होते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट वर्सेस कस्टमर। क्लाइंट जो है सर्विसेज एक्वायर करते हैं, कस्टमर्स गुड्स एक्वायर करते हैं ज्यादातर, और क्लाइंट जो है वो रिकर करते हैं, कस्टमर्स रिकर कर सकता है, रिकर नहीं कर सकता। शुएब जी अगर सर बुक को सिर्फ रीड दें या पेपर की फुल तैयारी ही बुक से करनी है? बुक को जो है घोल के पी जाओ, रटना नहीं है, चलते फिरते रीड करो, नॉवेल की तरह बार बार रीड करो, अलग अलग पैराग्राफ्स रीड करो, इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क करो, बुक को 4 बार रीड कर लो, यकीन जानो तुम्हारा पेपर हंसते खेलते पास हो जाएगा। शुएब कह रहे सर इस बारे में गाइड कर दे कि चैप्टर को फुली प्रिपेयर करने के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए फॉर पीआरसी 1 एंड पीआरसी 5। देखो पीआरसी 5 को तो मैंने बता दिया कि मेरी क्लासेस ले लो, सही है, बुक रीड कर लो, और मैं आपको जो प्रैक्टिस कराऊंगा प्रैक्टिस कर लो, इंशाल्लाह पास कर जाओगे। बस मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो, मैं आपको कोर्स पर मैं पास पीआरसी 5 मैं पास करा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। बस मेरा साथ दो, मेरे साथ रहो, पीआरसी 5 मैं पास करा दूंगा। पीआरसी 1 के लिए इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कुछ दिनों बाद। अभी जरा पीआरसी 5 को फुल थ्रॉटल स्टार्ट कर दे, पीआरसी 1 पे भी बात करेंगे। पीआरसी 1 भी इंशाल्लाह करा दूंगा, मसला नहीं है। सर स्क्रीनशॉट सेंड कर दें। बेटा ये खुद मार्क कर लो, और दूसरा ये है कि जो उसकी रिकॉर्डिंग आएगी ना वहां से लेके मार्क कर लेना, स्क्रीनशॉट देने में बहुत ख्वारी लग जाएगी, तो इसको जरा मार्क। अच्छा मैं आज तो एक पेज है, आज मैं स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, कल से आप लोग मार्क कर लेना, ठीक है दोस्तों, ये बस रिक्वेस्ट है। सर अगर सर आप पीआरसी 1 क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? देखो मैं बताऊं, मैं पीआरसी 1 पे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, लेकिन जितना मैं टाइम दूंगा वो इफेक्टिव होगा। पीआरसी 1 आपके मई में पेपर्स होते ना, तो हम अप्रैल की 20 तारीख से पीआरसी 1 को टच करेंगे। उससे पहले जो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद है ना, मिस आलिया के या जो भी आपके पास टीचर मौजूद है, उनके आप लेक्चर्स देखो, पढ़ो, समझो और प्रैक्टिस करो। 20 अप्रैल से लेके लेट्स से 5 मई तक या 10 मई तक ना मैं आपको पीआरसी 1 खोल के पिला दूंगा, मसला नहीं है, सही है। सर पोर्टल से कंटेंट आपकी लाइव क्लास लें या मेरा जुलाई में पेपर है, अटेम्प्ट होगी, क्लियर हो जाएंगे? समझा नहीं मैं ये बात। सर पोर्टल से कंटेंट और आपकी लाइव क्लासेस लें, अच्छा और लाइव क्लासेस, यार पोर्टल से कंटेंट लेना है ना तो वो भी ले लो, मसला नहीं है, लेकिन अक्सर बच्चों को ये परेशानी हो रही है कि सर वो जो चैप्टर नंबर 5 के बाद सिर्फ रिविजन क्लासेस आ रही हैं तो उसकी वजह से घबरा जाते हैं। तो फॉर दैट ये मैं क्लासेस थोड़ा सा इन डेप्थ जाके कर रहा हूँ, आपके सवालों के जवाब देने दे रहा हूँ, तो ये क्लासेस ज्वाइन करने का भी मसला नहीं है, करना है तो करो, नहीं करना है तो करो, इन ईदर केस यू आर गुड टू गो। हाँ प्रैक्टिस सेशन जो होंगे ना मेरे साथ लाइव, उस पर जरूर बैठना, आई कैप के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है, तो वो जरूर सॉल्व करना मेरे साथ, प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेना। लाइव क्लासेस ऑप्शनल है, लेनी है तो लो, वेल एंड गुड, जबरदस्त, लेकिन अगर नहीं लेनी, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही काफी हैं, वो देख लो, प्रैक्टिस मेरे साथ जरूर कर लेना। तो ग्रुप में एक्टिव रहना, मैं जब ग्रुप में बताऊंगा क्लास जो ये चैप्टर की क्लास है वो छोड़ देना, जब मैं कहूंगा ना प्रैक्टिस की क्लास है वो जरूर लेना, उसमें रिकॉर्डेड के चक्कर में मत जाना, ठीक है। लेकिन अगर लाइव क्लासेस लेनी है तो मैं मोटिवेट करता हूँ कि जरूर लो। 5 पेपर एक साथ क्लियर हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं, मसला नहीं, और जुलाई वालों की तो हो ही जाएंगे, अभी बहुत टाइम है जुलाई में, टेंशन नहीं, मिलके पढ़ेंगे पास कर लेंगे।
PRC 5 में आपको पढ़ा रहा हूँ, वो तो मैं पास करा दूंगा। PRC 1 में बच्चों को ऐसे ही खुशी से पढ़ाता हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह पास कर लेंगे। बाकी किसी PRC में मसला होगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे, मसला नहीं है। सही है। तो हमने डिस्कस किया क्लाइंट कस्टमर्स का डिफरेंस देख लिया, हमने डेफिनेशन देखी बिजनेस की, उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन देखी, हमने गुड्स एंड सर्विसेज का डिफरेंस देखा, हमने कस्टमर्स की टाइप देखी। दो किस्म के कस्टमर्स होते हैं, एक होता है कस्टमर जो कि कंज्यूमर होता है, और एक कस्टमर जो होता है वो है बिजनेस। ठीक है। फिर हमने देखा कि गुड्स और सर्विसेज जो है वो टेंजिबिलिटी का डिफरेंस आता है कि गुड्स टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज में दो सिमिलैरिटीज हैं, दोनों को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, ट्रेड किया जा सकता है। फिर हमने देखा कि कुछ बिजनेसेस को सेल और सर्व कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है B2B का। बहुत सारे बिजनेसेस कंज्यूमर को सेल और सर्व करते हैं, तो वहां कॉन्सेप्ट आ जाता है B2C का। कुछ इंस्टेंसेस में ऐसा होता है कि जो सेलर होता है वो खुद कंज्यूमर होता है, तो कॉन्सेप्ट आ जाता है C2C या C2B का। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, आपके पास परचेजिंग पावर होती है किसी भी कंट्री की, कि जिसमें हम देखते हैं कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, तो लोगों के पास कितने पैसे हैं कि कितना परसेंटेज ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ का हमने मतलब देखा कि जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। जनरल लेवल ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस 5 चीजों से बनती है: लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशनल स्टैंडर्ड, सैनिटेशन, हेल्थ और लेजर टाइम। सही है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करना काम है बिजनेसेस का, क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना काम है बिजनेसेस का, गवर्नमेंट का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आपको आगे समझाऊंगा। सही है। फिर हमने देखा प्रॉफिटेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद हमने देखा कि रिस्क और प्रॉफिट का डायरेक्ट रिलेशन होता है। हाँ, OLX इनिशियली प्राइमरीली जो बना था वो बना था C2C के लिए, कि उस वक्त मोबाइल फोन का बाइंग और सेलिंग बहुत कॉमन हुई थी। तो लोग जब जाते थे अपना मोबाइल मार्केट में मोबाइल बेचने के लिए, तो वहां पे दुकानदार जो है कम पैसों में मोबाइल परचेज करते थे, तो जो बेच रहा है कंज्यूमर उसको नुकसान हो जाता था। फिर कोई कंज्यूमर उससे मोबाइल फोन परचेज करने आता था तो वही मोबाइल फोन महंगा बेच देते थे। लेट्स सपोज मैं कंज्यूमर हूँ, मैं अपना मोबाइल बेचने के लिए आया, मैंने अपना मोबाइल बेचा 4,000 रुपए का। सही है। और दुकानदार ने वो मोबाइल जो है आगे बेचा 8,000 रुपए का। तो यहाँ पे मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैंने जो है सस्ते में बेच दिया, और एक वो कंज्यूमर था उसने महंगे में परचेज कर लिया। OLX ने हम दोनों को मिला दिया। अब लेट सपोज हम दोनों मिले और हम लोगों ने डिसाइड किया कि उसने कहा मार्केट में मुझे 8 का मिल रहा है, और मैंने उसको कहा मार्केट में मुझसे 4 का खरीदा जा रहा है, तो एक काम करते हैं 6 कर लेते हैं। तो 2,000 का तुम्हें फायदा, 2,000 का मुझे फायदा। OLX है, बेच दे। लेकिन बाद में OLX में बिजनेसेस भी आ गए सेल करने के लिए, बिजनेसेस भी आ गए पर खरीदने के लिए, तो OLX की खिचड़ी बन चुकी है। सही। लेकिन OLX इनिशियली जो है वो C2C प्लेटफॉर्म था। आई होप आज की क्लास आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी, आपको मजा आया होगा, आपने चीजें सीखी होंगी। और इसी स्पीड से और इसी एनर्जी के साथ अगर हम डेली बेसिस पे 1.5 घंटे की क्लास करें, तो इंशाल्लाह हम अपने कोर्स को अगले 40 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।